सभी को नमस्कार बेटा। आज हम अपने सुभाषितानी की वर्कशीट 16 और 17 दोनों ही इस वर्कशीट में करेंगे। वर्कशीट 16 एंड 17 तो 4 तक हम कर चुके थे। उसके बाद सुभाषितानी में 5th हम देखते हैं। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो ही वहने सह एव वहने रहते शरीरम। कहने का भाव क्या है इसका? क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। नराणाम मनुष्य का क्रोध ही पहला शत्रु है। प्रथमो पहला शत्रु है। तो क्रोध मनुष्य का कैसा शत्रु है? पहला शत्रु है। और क्रोध मनुष्य किसका शत्रु है? नराणाम मनुष्य का। तो ये आपके बेटा जब आप क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे एक पद्य में उत्तर, तो इसमें दोनों आंसर में ये आएंगे, तो ध्यान से पढ़ लीजिए। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, लोगों के शरीर को नष्ट करने के लिए, ठीक है। कौन सबसे बड़ा शत्रु है? क्रोध। और वो कहाँ पर रहता है? देह स्थित हो, शरीर में रहता है। और शरीर में रहते हुए क्या करता है? देह विनाशनाय, देह का, शरीर का विनाश करता है। क्रोध मनुष्य के शरीर में रहते हुए शरीर का विनाश करता है। इसलिए क्रोध को मनुष्य का प्रथम शत्रु माना गया है। उदाहरण कैसे दिया गया है? यथा, जैसे, यथा स्थित हो, जैसे स्थित है। किसमें? काष्ठ हो गते। काष्ठ का मतलब लकड़ी, लकड़ी में ही वहिनी अग्नि, लकड़ी में ही जैसे अग्नि होती है उसी प्रकार से क्रोध भी मनुष्य के शरीर में होता है। और अग्नि ही, देखो लकड़ी से ही अग्नि उत्पन्न होती है। तो ये कहता है जैसे लकड़ी को वो क्या करती है? अग्नि उत्पन्न करके उसको नष्ट कर देती है। सा ए, वैसे ही वहनी, जो वहनी है, आग है, वो क्या करती है? दहते शरीरम, हमारे शरीर को नष्ट करती है। कौन सी आग हमारे शरीर को नष्ट करती है? क्रोध रूपी आग, ठीक है बेटा। तो क्या कहने का भाव है? जिस प्रकार लकड़ी के भीतर अग्नि होती है और वह लकड़ी को ही जला देती है, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में जो क्रोध होता है वह क्या करता है? मनुष्य को ही नष्ट कर देता है, मनुष्य को ही जला देता है। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर हैं बेटा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन था क्रोधा केषाम प्रथमः शत्रु भवति। क्रोध किसका प्रथम शत्रु होता है? तो इसका आंसर आप क्या दोगे? पहले का ही, नराणाम, ठीक है। केषाम, केषाम आ रहा है, आप देखोगे हमारे षष्ठी बहुवचन है, तो आंसर भी हमने षष्ठी बहुवचन में देना है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? नराणाम, ठीक है। उसके बाद सेकंड है हमारा क्रोध कीदृश शत्रु अस्ति। क्रोध कैसा शत्रु है? तो प्रथम शत्रु है ना, तो हमारा यहाँ पर इसमें क्या लिखेंगे? प्रथमः। ओके बच्चा। इसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर है आपका काष्ठगतो वहिनी किम करोति। काष्ठगतो वहिनी, जो लकड़ी के अंदर वहनी है वह क्या करती है? वह क्या करती है? लकड़ी को ही जला देती है। काष्ठम दहते कार्यम करोति, ठीक है, लकड़ी को जलाने का ही कार्य करती है। क्या करती है वह? काष्ठम दहते है। दहते यहाँ से लिखेंगे बेटा, क्योंकि दहते दोनों के साथ है, मनुष्य के शरीर के साथ भी और लकड़ी के साथ भी, ठीक है। तो काष्ठम दहते भी लिख सकते हैं हम, या काष्ठम दहते कार्यम करोति भी। आंसर आगे मैंने लिखे हुए हैं, आप लोग देख लेना, उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में लिख लेना, लेकिन अभी फिलहाल समझिए। क्रोधः कम दहते है। क्रोधः कम दहते, जो क्रोध है वो किसको दहलाता है, अर्थात किसको जलाता है? तो किसको जलाता है? मनुष्य के शरीर को जलाता है, मनुष्य को जलाता है, मनुष्य के शरीर को जलाता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? मनुष्यणाम शरीरम, मनुष्य के शरीर को क्रोध क्या करता है बेटा? जला देता है, ठीक है। यहाँ तक आ गया होगा समझ में सभी को। उसके बाद हमारे पास 6th श्लोक था मृगः मृगहि संगम अनुव्रजंती। जो हिरण है वो हिरणों के साथ ही क्या करते हैं? रहते हैं। अनुव्रजंती अर्थात उनके साथ ही चलते हैं। गावः गावश्च, यहाँ पे गावः गोभी, और जो गाय होती है वे किसके साथ करती हैं? गायों के साथ ही रहती हैं, उनके साथ ही आचरण करती है, ठीक है, उनके साथ ही चलती हैं। तुरगः तुरंगहि, घोड़े घोड़ों के साथ रहते हैं, उनके साथ आचरण करते हैं। यहाँ पे जो ये सहा शब्द है ना बेटा, संगम, संगम शब्द, सहा, ये सबके साथ ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर संगम या सहा होने की वजह से ही तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। जैसे यहाँ पर मृगही में तृतीय विभक्ति है, ओके। यहाँ पे गोभी में तृतीय विभक्ति है, तुरंगही में तृतीय विभक्ति है, मूर्खही में तृतीय विभक्ति है बेटा,
सुधीभी में भी तृतीय विभक्ति है। तो मृगः मृगही संगम अनुव्रजंती, हिरण हिरणों के साथ रहते हैं, गावः गोभी गाय गायों के साथ, तुरगः तुरंगही यहाँ पर घोड़े घोड़ों के साथ रहते हैं, मूर्खश्च है मूर्ख ही मूर्ख लोग मूर्खों के साथ रहते हैं, शुद्ध सुधी भी विद्वान लोग विद्वानों के साथ रहते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया, क्यों ये सारी बातें बताई गई, क्योंकि समानशील जिसमें समान चरित्र होता है, जो समान आचरण करते हैं और जिनकी वैष्णेषु समान ही आदत होती है, ठीक है, संख्यम साथ रहते हैं, जो समान चरित्र होते हैं उनकी मित्रता होती है, ठीक है, वो संख्या मतलब मित्रता उनकी उन्हीं से ही मित्रता होती है। मूर्ख की मूर्ख से, बुद्धिमान की बुद्धिमान से, घोड़ों की घोड़ों से ही मित्रता होगी, वे उन्हीं के ही साथ रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी समान आदतें हैं, समान चरित्र है, ठीक है बेटा। तो ये समान चरित्र वालों और आदतों में ही होती है मित्रता हमेशा, इसीलिए ही ये आपस में साथ साथ रहते हैं। ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। एक पदेन में उत्तर में क्या लिखा हुआ है कि मृगही सह अनुव्रजंती, कौन मृग के साथ, मृगही यहाँ पर कौन सी लिखी हुई है, बहुवचन है, ठीक है, सॉरी तृतीय विभक्ति बहुवचन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, के किसके लिए यूज होता है, बहुवचन के लिए ही यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बेटा, मृगा, मृगा नहीं लिखेंगे, मृगः, ऐसे विसर्ग लगा देंगे, मृगः, ठीक है, बहुवचन शब्द ना, क्योंकि मृगा तो एक वचन होगा और बहुवचन हमें बनाना है तो मृगः हो जाएगा, और के बहुवचन के लिए यूज होता है बेटा। सुधी भी सहा के तिष्ठन्ति, अब यहाँ पर जो सुधी भी है, सज्जन है, उनके साथ कौन रहते हैं, तो कौन रहते हैं उनके साथ, सुधी भी के साथ शुद्ध, ठीक है, सुधी भी सहा शुद्ध तिष्ठन्ति, विद्वानों के साथ विद्वान ही बैठते हैं, रहते हैं। मूर्खई कही सह तिष्ठन्ति, मूर्खों के साथ कौन बैठते हैं, तो मूर्खों के साथ मूर्ख ही आ जाएगा, तृतीय विभक्ति कही पूछा है तो मूर्खा मूर्खई सह तिष्ठन्ति। गोभी सह के तिष्ठन्ति, गायों के साथ कौन रहते हैं, तो गायों के साथ गाय ही रहती है, तो गावः आ जाएगा बेटा। इस तरह से हम इसके एक पदेन में आंसर देंगे। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य में उत्तर, केशु सख्यम भवति, केशु सख्यम भवति, किसकी मित्रता होती है, सख्यम मित्रता, तो किसकी मित्रता होती है, जिनके समान आदतें होती है, समान शील होता है, आचरण होता है, उनकी क्या होती है, मित्रता होती है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटे, ये वाला आंसर दे देंगे, समान शील वैष्णेषु सख्यम, ठीक है। तुरगः कही सह अनुव्रजंती, जो तुरग होते हैं, घोड़े होते हैं, वो किसके साथ रहते हैं या दौड़ते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, तुरंग ही, ठीक है, कही है, तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो पूरे हमें पूर्ण वाक्य में देना है तो पूरा लिख देंगे, तुर्गः तुरंग ही सह अनुव्रजंती। आगे होगा बेटा अच्छी तरह से समझ में, इसका ये क्वेश्चन आंसर है एक पदेन में, नराणाम प्रथमः, पूर्ण वाक्य में आ जाएगा, काष्ठः गतो वह्निः काष्ठम दहते कार्यम करोति, लकड़ी के अंदर रहने वाली लकड़ी जो अग्नि है वो ही लकड़ी को क्या करती है, जला देती है। और क्रोध है मनुष्याणाम शरीरे दहते है, क्रोध जो है मनुष्य के शरीर को जला देता है। एक पदेन में उत्तर है नेक्स्ट का 6 का, मृगः शुद्ध मूर्ख ही गावः, और पूर्ण वाक्य में उत्तर में आ जाएगा बेटा, समानशील है वैष्णेषु सख्यम भवति, तुर्गः तुरंगैः सह अनुव्रजन्ति। ये अपना स्क्रीनशॉट लेके नोटबुक में लिख लेना। उसके बाद आता है हमारा 7th, ये हमारी वर्कशीट 17 है बेटा, क्योंकि 16 और 17 हम दोनों ही इसमें कर रहे हैं आज। तो वर्कशीट 17 क्या कह रही है, सेवितव्यो महावृक्ष है फल छाया संविन्तः, यदि देवात् फलम नास्ति ही छाया केन निवार्यते। सेवितव्यो, सेवन करना चाहिए, किसका सेवन करना चाहिए, महावृक्ष, महान वृक्ष कहा, हमें महान वृक्ष का सेवन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो क्या होते हैं, फल छाया संविन्तः, क्योंकि वह फल और छाया से युक्त होते हैं। हमें महान वृक्ष का क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि वह फल और छाया से युक्त होते हैं। यदि देवात, यदि भाग्य से, देव का मतलब होता है भाग्य, यदि भाग्य से फलम नास्ति, फल नहीं भी होगा, छाया के निवार्यत है, उसकी छाया को कौन रोक सकता है, ठीक है, अर्थात उसकी छाया को कोई भी नहीं रोक सकता। इसका कहने का अर्थ क्या हुआ बेटा, ये लिखा हुआ है, गुणवानों की संगति में रहने से सदैव उपकार ही होता है, चाहे उनके पास धन हो या नहीं हो, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका
अगर बेटा आपको इसकी हिंदी अच्छी तरह से समझ में आ जाती है, आपको शब्द के अर्थ पता लग जाता है, तो आप क्वेश्चन आंसर गलत नहीं करोगे। आमंत्रणम अक्षरम ना अस्ति ही। आमंत्र अक्षरम ना अस्ति मतलब कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो अर्थहीन हो, ठीक है। आमंत्र हो, उसका कुछ अर्थ ना हो, तो कोई भी एक ऐसा अक्षर नहीं है जो अर्थहीन हो। जो हम आ शब्द लिखते हैं उसका भी एक अर्थ होता है, का लिखते हैं अर्थ होता है, खा लिखते हैं अर्थ होता है, ठीक है बेटा। हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, तो कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो अर्थहीन हो, अर्थात जिस पर कोई विचार ना किया जा सके। ना अस्ति ही मूलम न औषधम, ऐसी कोई भी जड़ी नहीं है, ऐसी कोई भी मूल नहीं है। मूल मतलब जड़, जो पेड़ों की जड़ होती है ना बेटा, उसको बोलते हैं मूल। ऐसी कोई भी जड़ नहीं है जिससे औषधि तत्व ना हो, अर्थात जिससे कोई ना कोई औषधि ना बनती हो। अयोग्यः पुरुषः नास्ति ही योजकस्तः दुर्लभः, और कोई भी जो पुरुष है वो योग्यता विहीन नहीं होता, उसमें कोई ना कोई योग्यता तो अवश्य होती है। चाहे हम उसको बोल देते हैं कि भाई इसको तो कुछ नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको कुछ नहीं आता, कुछ ना कुछ तो उसको फिर भी आता होगा। तो कोई भी जो पुरुष है, कोई भी मनुष्य, पुरुष यहाँ पे ओनली ये नहीं है कि हम जेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, पुरुष जाति के बारे में बात कर रहे हैं, पुरुष में सभी आ गए, स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग सब आ जाते हैं बेटा, ठीक है। कि कोई भी जो पुरुष है वह योग्यता विहीन नहीं होता, उसमें कोई ना कोई योग्यता अवश्य होती है। ना योजकस तत्र दुर्लभम, बस उन्हें जोड़ने वाला दुर्लभ होता है, मतलब उनको खोजने वाला दुर्लभ होता है। कहने का भाव क्या है कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ होता है, हमारा नज़रिया कैसा है हमें वह देखना होता है कि हम उसको किस तरह से देख रहे हैं, ठीक है। कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो अर्थहीन हो, कोई भी जड़ ऐसी नहीं है जिससे हम औषधि प्राप्त ना कर सके। कोई भी मनुष्य है, कोई भी मनुष्य क्या है, अयोग्य नहीं है, उसमें कोई ना कोई योग्यता अवश्य होती है, बस उसको जोड़ने वाले मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है बच्चा। अब इसके एक पदेन में उत्तर है, कहा सेवितव्य, हमें किसकी सेवा करनी चाहिए, तो आप ही बताओ हमें किसकी सेवा करनी चाहिए। फल छाया संविन्तः वृक्ष है, जो फल और छाया से संविन्त है, हमें उन वृक्ष की सेवन करना चाहिए, ठीक है, जो फल और छाया से युक्त है। तो पहले का जो आंसर है आपका ये आ जाएगा बेटा एक पदेन में उत्तर का। कीदृशः अक्षरम नास्ति ही, कैसा अक्षर नहीं होता है, तो आमंत्रः अक्षरम नास्ति, जो आमंत्र है वह कोई जो अर्थहीन है ऐसा कोई भी अक्षर नहीं होता है। कीदृशः वृक्षः सेवितव्य, हमें किस प्रकार के वृक्ष का सेवन करना चाहिए, तो इसमें पूरी लाइन यही आ जाएगी बेटा, कौन सी, फल छाया संविन्तः महान वृक्षः सेवितव्य, हमें फल और छाया से ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। महावृक्ष है फल छाया संविन्तः सेवितव्य, हमें इस प्रकार के वृक्ष की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। संसारे कीदृशः पुरुषः न भवति, संसार में कैसा पुरुष नहीं होता है, तो कैसा नहीं होता, अयोग्य है, अयोग्य पुरुष नहीं होता है। तो यहाँ पर आप संसार है अयोग्य पुरुषः न भवति इस तरह से लिख लोगे, ठीक है बेटा। आ गया होगा समझ में, इजी भी है, आप इसको एक दो बार रिवाइज करोगे अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा बेटा। देखो रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है, जब तक आप किसी भी चीज़ को रिवाइज नहीं करोगे वो आपके सर के ऊपर से जाएगी। जितनी बार रिवाइज करोगे आप उसके अच्छी तरह से कंसेप्ट को समझ पाओगे, वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, संस्कृत, कुछ भी हो बेटा, सब में आपको रिवीजन की ज़रूरत होगी। संपत्तहु च विपत्तहु च महता एक रूपता उद्देह सवितः रक्तो रक्तश्च अस्तमेह तथा। मैं बेटा संधि विच्छेद करके पढ़ती हूँ हमेशा, तो आप ध्यान से देखा करो। संपत्तहु च विपत्तहु च, संपत्तहु मतलब समृद्धि में, और विपत्तहु विपत्ति में, कठिनाइयों में। महताम, महताम का मतलब होता है महान व्यक्ति। एक रूपतः, वो हमेशा एक ही स्वभाव वाले होते हैं, उनका जो स्वभाव होता है वो एक रूप ही होता है, चाहे संपत्ति आए, समृद्धि आए या विपत्ति आए, कठिनाई आए, उनका जो स्वभाव है वह हमेशा ही एक रूप होता है, एक जैसा ही रहता है। उसका उदाहरण क्या दिया गया है, उदय सविता रक्त हो, जो सविता का मतलब है सूर्य, सूर्य जो है उदय होने पर भी कैसे होता है, जब उदय होता है तो भी रक्त लाल रंग का होता है, रक्ताश्च है अस्त समय तथा, और अस्त होने के समय भी कैसा होता है, लाल रंग का ही होता है, ठीक है। उदय होने के समय भी लाल रंग का होता है और अस्त होने के समय भी वो क्या होता है, लाल रंग का होता है। आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट है
नेक्स्ट कह रहा है हमसे, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित नार्थकम अश्वेत धावने वीरः भारस्य वैने खरः। विचित्रे खलु संसारे, इस संसार में, यह संसार बड़ा ही विचित्र है, ठीक है। इस विचित्र संसार में नास्ति कुछ भी नहीं है, क्या, किंचित निरर्थकम, निरर्थक कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्या है, सार्थक है। हर चीज का कोई ना कोई अर्थ है, अर्थ विहीन कुछ भी नहीं है, निरर्थक कुछ भी नहीं है। जैसे अश्व चेत धावने वीर है, जो अश्व है वो दौड़ने में वीर है, और भारस्य है वहने ही खरा, जो खर है वह भार को ढोने में वीर है, ठीक है। घोड़ा दौड़ने में वीर है, तो गधा क्या करता है, खर का मतलब है गधा, गधा किस में वीर है, भार को ढोने में, बोझा ढोने में वीर होता है। तो यहीं पर ये दिया गया है बेटा, इस विचित्र संसार में अर्थहीन विहीन नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में होता है तो भार ढोने में गधा भी उतना ही वीर होता है। अर्थात संसार में आए सभी प्राणियों की अपने अपने क्षेत्र में कुशलता होती है, कोई किसी चीज में कुशल होता है और कोई किसी चीज में कुशल होता है, ठीक है बेटा। और इसके बाद है हमारे क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। कह उदय रक्त है भवती, कौन होता है उदय के समय, लाल रंग का कौन होता है, सूर्य होता है, और सूर्य को हमने यहाँ क्या कहा है, सविता। तो यहाँ पर हमारे पास कहा के स्थान पर क्या आ जाएगा, सविता आ जाएगा बेटा। सर्वस्मिन् काले केसाम एक रूपतः भवती, सर्वस्मिन् काले, सभी काल में, अर्थात चाहे विपत्ति हो चाहे संपत्ति हो, दोनों ही काल में किसकी एक रूपता होती है, तो किसकी होती है, महताम, महान लोगों की। तो हम केसाम के स्थान पर क्या लगा देंगे, महताम। आंसर आगे आपको मिलेंगे, लेकिन अभी समझो। धावने कहा वीरः भवति, दौड़ने में कौन वीर होता है, तो अभी आपने पढ़ा है अश्वः, अश्वः धावने वीरः पढ़ा है ना। तो यहाँ पर हम कहा के स्थान पर क्या लगा देंगे, अश्वः। अश्वः कस्मिन् वीरः अस्ति, अश्व किसमें वीर है, तो किसमें वीर है, कस्मिन् के स्थान पर हम क्या लगा देंगे बेटा, धावने, धावने वीरः, ठीक है। ऐसे ही पूर्ण वाक्य में हमने उत्तर देना है। महताम कदः एक रूपतः भवति, महतः की, महताम जो होते हैं, जो महान लोग होते हैं, उनकी एक रूपता कब होती है, संपत्तौ और विपत्तौ, दोनों में पूरी लाइन लिख देंगे हम, संपत्तौ च विपत्तौ एक रूपतः भवति, ठीक है। महताम उदय काले अस्त समय च सवितुः वर्णः कीदृशः भवति, उदय के समय में भी और अस्त के समय में भी जो सवितु है अर्थात सविता है, और सविता हमने किसको बोला है, सूर्य को। सूर्य का वर्ण, वर्ण मतलब रंग, रंग कैसा होता है, लाल रंग का होता है। तो हम यहाँ पर आंसर में क्या लिख देंगे बेटा, रक्तः लिख देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है ये, खरः कस्मिन् वीरः भवति, जो खर होता है, गधा जो होता है, वो क्या ढोने में वीर होता है, तो भारस्य है, इसका आंसर आ जाएगा। खरः भारस्यः वहने, भार ढोने में वीर होता है, वीरः भवति। ओके बेटा, ये आपके क्वेश्चन आंसर है, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। पहले में हम देंगे फल छाया संविन्तः, आमंत्र है, पूर्ण वाक्य में हमारा हो जाएगा महावृक्ष फल छाया संविन्तम सेवितम, संसारे अयोग्य पुरुषः न भवति, एक पदेन में उत्तर है सविता महताम अश्वः धावने, और पूर्ण वाक्य में यही हो जाएगा, महताम लिख लेना बेटा इसमें आगे ना, पूर्ण वाक्य में जो ये वाला ये है ना, तो इसमें महताम लिख लेना, ठीक है। महताम नहीं लिखा ना मैंने, महताम संपत्तौ च विपत्तौ च एक रूपतः भवति, क्वेश्चन में ही है आपका, इसमें पूरा आपको आंसर लिखना है। मैंने सिर्फ आंसर लिख दिया है, रक्तः, फिर ये भी आपको पूरा ही करना है, खरा भारस्य वहने वीरः भवति। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना कोविड से।